everyone, I am Rekha Mehta and you are watching Physics Online Education. Students, in this video we are going to understand the topics of thermodynamics second, and these topics are Maxwell thermodynamical relation and thermodynamical functions. मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन, ये जो मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन है इसको हम दो तरह से ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का आता है। अगर एग्जाम में ये इस तरह से आए कि ड्राइव मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस, ठीक है, तो हम एक्स वाई की फॉर्म में करेंगे। और अगर इस तरह से आता है कि ड्राइव मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन यूजिंग थर्मोडायनेमिकल फंक्शंस, तो वो हम दूसरे मेथड से करेंगे। ठीक है, आज हम सिर्फ इसको एक्स वाई की फॉर्म में करेंगे और मैं थर्मोडायनेमिकल फंक्शंस की फॉर्म में हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इससे पहले हमने पढ़ा है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या होता है? डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ठीक है, यहाँ पर डी क्यू क्या है? स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब। डी यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। पी प्रेशर है और डी वी क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। ठीक, अगर मैं इस इक्वेशन से डी यू निकालूँ तो डी यू मेरे पास क्या आ जाएगा? डी क्यू माइनस पी डी वी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हम डी क्यू को लिख सकते हैं टी डी एस। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूं तो मेरे पास डी यू क्या आ जाएगा? टी डी एस माइनस पी डी वी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 लिखते हैं। अब यहाँ पर जो मैं यू है, एस और वी, इसको एक्सप्रेस कर सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ 2 वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। यू एस वी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। कैसे? मैं डी यू को लिख सकती हूँ करली यू बाई करली एक्स कॉन्स्टेंट वाई डी एक्स प्लस करली यू बाई करली वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स डी वाई। ठीक है, सिमिलरली मैं डी एस को लिख सकती हूँ करली एस बाई करली एक्स कॉन्स्टेंट वाई प्लस करली एस बाई करली वाई कॉन्स्टेंट एक्स डी वाई। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 5। और डी वी को हम क्या लिखेंगे? ये मैं यहाँ लिख रही हूँ, डी वी में लिख सकती हूँ करली वी बाई करली एक्स कॉन्स्टेंट वाई प्लस करली वी बाई करली वाई कॉन्स्टेंट एक्स। ठीक है, यहाँ पे डी एक्स आएगा, यहाँ पर डी वाई। इसको इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन नंबर 4, 5, 6 की वैल्यूज मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रही हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा? करली यू बाई करली एक्स कॉन्स्टेंट वाई डी एक्स प्लस करली यू बाई करली वाई कॉन्स्टेंट एक्स डी वाई इज इक्वल टू टी एज इट इज़। डी एस की वैल्यू क्या थी? करली एस बाई करली एक्स कॉन्स्टेंट वाई डी एक्स प्लस टी यहाँ पर भी रहेगा करली एस बाई करली वाई कॉन्स्टेंट एक्स डी वाई। उसके बाद क्या है? माइनस पी एज इट इज़। डी वी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 से मैं पुट करूँगी। माइनस पी, ये मैं आगे लिख देती हूँ, माइनस पी करली वी बाई करली एक्स कॉन्स्टेंट वाई डी एक्स प्लस की जगह यहाँ पर भी माइनस ही आएगा, माइनस पी करली वी बाई करली वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स डी वाई। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 7 लिख दिया। अब मैं क्या करूँ? इस इक्वेशन में कंपेयर कर रही हूँ कोफिशिएंट्स डी एक्स के और डी वाई के। पहले मैं डी एक्स के अगर कोफिशिएंट लिखूँ तो क्या आएगा? करली यू बाई करली एक्स कॉन्स्टेंट वाई इज इक्वल टू टी करली एस बाई करली एक्स कॉन्स्टेंट वाई। ठीक है, माइनस पी करली वी बाई करली एक्स कॉन्स्टेंट वाई। वाई के कैसे आएंगे? करली यू बाई करली वाई कॉन्स्टेंट एक्स
इज इक्वल टू टी करली एस बाय करली वाई कांस्टेंट एक्स माइनस पी करली वी बाय करली वाई कांस्टेंट एक्स। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 8 और इसको इक्वेशन नंबर 9 ले लेते हैं। टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 8 एंड इक्वेशन 9, 8 का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y और 9 का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास क्या आएगा, अगर मैं इसका विद रिस्पेक्ट टू y करती हूँ तो करली स्क्वायर u करली y करली x इज इक्वल टू करली t बाय करली y, यहाँ कांस्टेंट x हो जाएगा, करली s बाय करली x कांस्टेंट y। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट लेंगे यूवी रूल से। इसके अंदर हम क्या करेंगे, यूवी रूल लगाएंगे। पहले हमने t का डेरिवेटिव किया, इसको कांस्टेंट लिया, अब हम क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट लेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। t करली स्क्वायर s बाय करली y इंटू करली x। ठीक है, इसी तरह से इसका करेंगे तो माइनस करली p बाय करली y एट कांस्टेंट x करली v बाय करली x कांस्टेंट y। अगेन p को हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, और इसका करेंगे करली स्क्वायर v बाय करली y करली x। इक्वेशन नंबर 10 ले लो। अब इक्वेशन नंबर 9 का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या आएगा, करली स्क्वायर u बाय करली x करली y इज इक्वल टू करली t बाय करली x कांस्टेंट y करली s बाय करली y कांस्टेंट x। अगेन t हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट, और ये क्या आ जाएगा, करली स्क्वायर s बाय करली x करली y। फिर इसका लेंगे माइनस करली p बाय करली x कांस्टेंट y करली v बाय करली y कांस्टेंट x। ये इक्वेशन नंबर 10 ऊपर लिख लो इसको, माइनस p कांस्टेंट करली स्क्वायर v बाय करली x करली y, इसको इक्वेशन नंबर 11। ठीक है, अब जो u है, u हमारे पास क्या है, परफेक्ट डिफरेंशियल है। परफेक्ट डिफरेंशियल क्या होता है, मतलब अगर कोई फंक्शन हमारे पास क्या है, सिंगल वैल्यूड है। ठीक है, परफेक्ट डिफरेंशियल है ये। अगर परफेक्ट डिफरेंशियल का मतलब अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास सिंगल वैल्यूड है, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी एक ही वैल्यू होगी, तो वो परफेक्ट डिफरेंशियल होता है। अगर ये परफेक्ट डिफरेंशियल है तो इस केस में करली स्क्वायर u बाय करली y करली x इज इक्वल टू करली स्क्वायर u बाय करली x करली y इक्वल होंगे। ठीक है, अगर ये इक्वल हैं तो इक्वेशन 10 और 11 को हम इक्वल लिख सकते हैं एक दूसरे के। आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल मैथमेटिकल सा है हमारे पास ये, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल कंसेप्ट ही है। इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं तो क्या आएगा, करली t बाय करली y कांस्टेंट x करली s बाय करली x कांस्टेंट y प्लस t करली स्क्वायर s बाय करली y करली x माइनस करली p बाय करली y कांस्टेंट x करली v बाय करली x कांस्टेंट y माइनस p करली स्क्वायर v बाय करली y करली x इज इक्वल टू, ये इसके इक्वल आएगी, करली t बाय करली x कांस्टेंट y करली s बाय करली y कांस्टेंट x प्लस t करली स्क्वायर s बाय करली x करली y माइनस करली p करली x एट कांस्टेंट y करली v बाय करली y कांस्टेंट x माइनस p करली स्क्वायर v बाय करली x करली y। ठीक है, आप जो टर्म कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर दो, ये पॉजिटिव है इससे कैंसिल होगी, ये टर्म इससे कैंसिल होगी। अब हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स रह जाएंगी, इस टर्म को अगर मैं रब कर दूं, इस टर्म को मैं रब कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, करली p बाय करली y एट कांस्टेंट x करली v बाय करली x एट कांस्टेंट
वाई, इसको मैं इसके इक्वल लिख सकती हूँ करली टी बाय करली एक्स एट कांस्टेंट वाई, करली एस बाय करली वाई एट कांस्टेंट एक्स, माइनस करली पी बाय करली एक्स कांस्टेंट वाई, करली वी बाय करली वाई एट कांस्टेंट एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 12। बस इक्वेट करके जो टर्म कैंसिल हो रही है उनको इक्वल लिख दिया, और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 12। ये जो इक्वेशन नंबर 12 है, दिस इज द जर्नल थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस। ठीक है, हम अब इसी इक्वेशन को यूज करके ना, हम इस इक्वेशन को यूज करके, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू को चूज करेंगे और फिर थर्मोडायनेमिकल रिलेशन निकालेंगे। 6 थर्मोडायनेमिकल रिलेशन निकालेंगे हम इस इक्वेशन को यूज करके। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्मोडायनेमिकल रिलेशन की जो जनरल इक्वेशन थी ये आई थी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक्स और वाई को इन चार में एस टी वी पी अलग अलग वैल्यूज लेके हम थर्मोडायनेमिकल रिलेशन यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट थर्मोडायनेमिकल रिलेशन फाइंड आउट करूंगी। ठीक है, टेकिंग x इज इक्वल टू एस एंड y इज इक्वल टू वी। तो अगर मैं x इज इक्वल टू एस लेती हूँ तो करली s बाई करली x क्या आएगा 1, और करली v बाई करली y क्या आएगा 1, लेकिन करली s बाई करली y 0, करली v बाई करली x 0। ये वैल्यूज हम यहाँ पुट करने हैं। करली s बाई करली x 1 है, ठीक है यहाँ पर, तो करली t बाई करली y की जगह क्या पुट करेंगे v, ठीक है, कांस्टेंट s, माइनस करली p बाई करली y, और करली v बाई करली x क्या है 0। जब ये 0 पुट करेंगे तो ये माइनस वाली टर्म 0 हो जाएगी, इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, करली t बाई करली x एट कांस्टेंट y, और करली s बाई करली y। करली s बाई करली y क्या आ रही है टर्म 0, ये टर्म 0 है तो ये भी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट मेरे पास क्या आएगा, माइनस करली p बाई करली x एट कांस्टेंट y, करली v बाई करली y एट कांस्टेंट x। तो ये वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस करली p बाई करली s एट कांस्टेंट v। ठीक है, दिस इज फर्स्ट थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। ये क्या है, फर्स्ट मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। क्लियर, ये मेरे पास फर्स्ट थर्मोडायनेमिकल रिलेशन आ गया। अब नेक्स्ट मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी, टेकिंग x इज इक्वल टू टी, एक्स को चेंज कर दिया, y मैं एज इट इज लेती हूँ, y इज इक्वल टू वी। तो करली यहाँ से क्या आएगा, करली t बाई करली x क्या आएगा 1, और करली v बाई करली y क्या आएगा 1। अदर टर्म्स, करली t बाई करली x 0, और करली v बाई करली x इज इक्वल टू 0। करली t बाई करली y 0 आएगा, करली t बाई करली x तो 1 आ गया, तो करली t बाई करली y 0, करली v बाई करली x इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यूज जो हैं, ये वैल्यूज मैं इक्वेशन नंबर 12 में पुट करूं तो इक्वेशन नंबर 12 के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मेरे पास क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। क्यों 0 आएगी, क्योंकि करली जो t बाई करली y है वो क्या है 0, तो ये टर्म 0 हो गई। ठीक, उसके बाद करली v बाई करली x क्या है 0, तो ये टर्म 0 हो गई लेफ्ट हैंड साइड वाली। राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में मेरे पास करली t बाई करली x 1 आ रहा है, ठीक, और करली s बाई करली y की जगह मैं क्या लिखूंगी v विद कांस्टेंट t, ठीक है, माइनस करली p बाई करली x की जगह करली t कांस्टेंट v, ठीक है, और करली v बाई करली y क्या आ रहा है 1। ये आ रही थी इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ रही थी ना ये टर्म, तो यहाँ से मेरे पास ये क्या आ जाएगा, करली s बाई करली v एट कांस्टेंट t इज इक्वल टू करली p बाई करली t एट कांस्टेंट v। ये जो मेरे पास है दिस इज द सेकेंड मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। ये मेरे पास सेकेंड मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन आ गया। ठीक है,
अब तक हम 2 थर्मोडायनेमिकल रिलेशन ड्राइव कर चुके हैं। तीसरे थर्मोडायनेमिकल रिलेशन के लिए हम x को s ले रहे हैं और y को क्या ले रहे हैं, p ले रहे हैं। ठीक है, जब हम ये x इज इक्वल टू एस और y इज इक्वल टू p लेंगे तो करली s बाई करली x क्या आ जाएगा 1, करली s बाई करली y 0, करली p बाई करली y 1, करली p बाई करली x 0। ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में अगर पुट करें तो इस इक्वेशन में क्या आएगा, करली t बाई करली p एट कॉन्स्टेंट s, ठीक, करली s बाई करली x क्या हो गया 1 माइनस करली p बाई करली y मेरे पास क्या आ रहा है 1 माइनस करली p बाई करली y 1 आ रहा है। ठीक है, इसको पुट करने की ज़रूरत नहीं है, माइनस करली v बाई करली x, करली v बाई करली s एट कॉन्स्टेंट p इज इक्वल टू करली t बाई करली x, करली s बाई करली y, करली s बाई करली y क्या है 0, ये टर्म 0 हो गई, और यहाँ से मेरे पास करली p बाई करली x क्या है 0, तो ये राइट हैंड साइड मेरे पास क्या आ गई 0। तो यहाँ पे करली t बाई करली p एट कॉन्स्टेंट s इज इक्वल टू करली v बाई करली s एट कॉन्स्टेंट p। ये मेरे पास आ गया मैक्सवेल थर्ड थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। ठीक है, थर्ड मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। अब फोर्थ थर्मोडायनेमिकल रिलेशन ड्राइव करने के लिए हम क्या करेंगे, x को लेंगे t और y को लेंगे p। तो यहाँ से करली t बाई करली x क्या आ जाएगा 1, करली t बाई करली y क्या आएगा 0, करली p बाई करली y क्या आएगा 1 और करली p बाई करली x क्या आएगा 0। ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 12 में पुट करें हम तो क्या होगा, करली t बाई करली y 0, ये टर्म तो 0 हो गई। ठीक है, और करली p बाई करली y क्या आ रहा है 1, तो माइनस करली v बाई करली t एट कॉन्स्टेंट p इज इक्वल टू करली t बाई करली x क्या आएगा 1, तो करली s बाई करली p एट कॉन्स्टेंट t माइनस करली p बाई करली x क्या है 0। तो ये मेरे पास आएगा मैक्सवेल फोर्थ थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। ठीक है, विद नेगेटिव साइन, ये फोर्थ मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन है। बिल्कुल मैथमेटिकल है ये सारा, बहुत ही इजी सा टॉपिक है। अब हम करेंगे फिफ्थ और सिक्स्थ थर्मोडायनेमिकल रिलेशन, जिसके अंदर हम फिफ्थ में क्या लेंगे, x इज इक्वल टू पी और y इज इक्वल टू वी। ठीक है, करली p बाई करली x क्या आएगा 1, करली p बाई करली y 0, करली v बाई करली y 1 और करली v बाई करली x 0। ठीक है, ये आप अब कर चुके हो। अब इसके अंदर जब हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरे पास ये रिलेशन आएगा, देखो पुट करके देखो, करली t बाई करली v, करली s बाई करली p एट कॉन्स्टेंट v इज इक्वल टू, ये टर्म मेरे पास क्या हो गई 0 हो गई, इज इक्वल टू करली t बाई करली p एट कॉन्स्टेंट v, करली s बाई करली v कांस्टेंट p, और ये टर्म मेरे पास दोनों की दोनों क्या है 1 के इक्वल है, क्योंकि करली v बाई करली y क्या है 1 और करली p बाई करली x भी क्या है 1। ठीक है, तो फिर मैं नेक्स्ट में क्या करूँगी, नेक्स्ट में मैं इस टर्म को यहाँ ले आई, ठीक, और इस टर्म को माइनस में इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास मैक्सवेल फिफ्थ थर्मोडायनेमिकल रिलेशन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग x इज इक्वल टू टी एंड y इज इक्वल टू s। तो करली t बाई करली x 1, करली t बाई करली y 0, करली s बाई करली y 1, करली s बाई करली x 0। ठीक है, ये वैल्यूज पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि करली s बाई करली x क्या है 0, तो माइनस करली p बाई करली s एट कॉन्स्टेंट t, करली v बाई करली t एट कॉन्स्टेंट s। ठीक है ना, इज इक्वल टू, ये वैल्यू मेरे पास क्या आएगी 1, क्योंकि करली t बाई करली x भी 1 है और करली s बाई करली y भी 1 है, तो 1 आ गया, माइनस करली p बाई करली t एट कॉन्स्टेंट s और करली v बाई करली s एट कॉन्स्टेंट t। ठीक है, तो फिर से मुझे इसको 1 के इक्वल, तो ये टर्म यहाँ आ जाएगी। ठीक है, और ये टर्म इसके नेगेटिव में चली जाएगी।
1 मेरा पॉजिटिव है, ये टर्म इधर आके पॉजिटिव की हो जाएगी और ये नेगेटिव की थी, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 6th थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मोडायनेमिकल फंक्शन। किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की अगर हमें स्टेट को रिप्रेजेंट करना है तो हम 4 बेसिक टर्म्स लेकर चलते हैं, एस टी वी पी, मतलब एंट्रोपी, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर, ठीक है। लेकिन अगर हमें सिस्टम की कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल नॉलेज चाहिए तो ये इनसफिशिएंट है, ठीक है। तो कुछ ऐसे हम फंक्शंस लेकर चलते हैं जिन मतलब जो एनर्जी टर्म्स होती हैं और उनको हम डिफाइंड करते हैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाकर। वेरियस रिस्ट्रिक्शंस के अंदर हम उन एनर्जी टर्म्स को डिफाइन करते हैं और उन एनर्जी टर्म्स को यूज़ करके हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है सिस्टम की, जो कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन फंक्शंस को हम यूज़ करके कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम की डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो फंक्शंस कौन कौन से हैं। फर्स्ट है हमारे पास इंटरनल एनर्जी, सेकंड है हमारे पास एंथैल्पी, थर्ड है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, और फोर्थ है हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तो इन फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिकल फंक्शंस या थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल। इनको हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिकल फंक्शंस या थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल। अब हम 1 बाय 1 इनको एक्सप्लेन करें। जो इंटरनल एनर्जी है इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक एनर्जी भी बोलते हैं, इंट्रिंसिक एनर्जी, ठीक है। इसको हम इंटरनल एनर्जी या इंट्रिंसिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं यू से, ठीक है। अब इंटरनल एनर्जी क्या होता है, ये हमें पता है कि जो मैटर है इट इज़ मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो हर एक एटम और मॉलिक्यूल की जो है काइनेटिक एनर्जी होती है सभी टेम्परेचर्स पे अबव द एब्सोल्यूट ज़ीरो, मतलब एब्सोल्यूट ज़ीरो मतलब 0 केल्विन से अबव, ठीक है। 0 केल्विन से अबव सभी ही एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या होते हैं, मोशन में होते हैं। मोशन में होंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो हर एक एटम और मॉलिक्यूल की होगी। अगर हम सभी एटम्स और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को सम कर दें तो उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। उसके बाद मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी भी होती है ड्यू टू इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस। उनको हम क्या बोलते हैं, हर एक एटम और मॉलिक्यूल की बीच में होंगी ना इंटरेक्शन, अगर हम सभी का सम अप कर दें तो वो क्या होगी हमारे पास इंटर एटॉमिक पोटेंशियल एनर्जी। उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम इंट्रिंसिक काइनेटिक एनर्जी और इंट्रिंसिक पोटेंशियल एनर्जी का सम अप कर दें दैट इज कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी या इंट्रिंसिक एनर्जी, जिसको रिप्रेजेंट किससे किया, यू से। बट इसके बारे में एक चीज़ और कि हम इसकी कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ये हम कर चुके हैं। यहाँ से अगर आप डी यू की वैल्यू निकालो तो डी यू क्या आएगा, डी क्यू माइनस पी डी वी, ठीक है। ये क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और इस इक्वेशन को हम आगे भी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या है, ये एक थर्मोडायनेमिकल फंक्शन है जो कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग अ थ्रोटलिंग प्रोसेस। थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या होता है, थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है कि जब हम किसी लिक्विड या गैस को हाई प्रेशर पे हो, जो हाई प्रेशर लिक्विड या गैस को लो प्रेशर लिक्विड या गैस के अंदर कन्वर्ट करते हैं यूजिंग पोरस प्लग और थ्रोटलिंग वाल्व, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थ्रोटलिंग प्रोसेस बोलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है थ्रोटलिंग प्रोसेस का, घर में आप लोगों को पता होगा कि वो जो आपके घरों में वो होती है ना डीओ वाली बॉटल्स होती हैं, ठीक है, ड्यूड्रेंट। तो उसके अंदर जो मतलब ड्यूड्रेंट है वो किस पे रखा हुआ है, हाई प्रेशर पे, ठीक है, हाई प्रेशर पे रखा हुआ है। जब वो बाहर आता है तो किसके थ्रू आता है, वो जो वॉल्व लगा हुआ है, थ्रोटलिंग वॉल्व लगा हुआ उसके थ्रू बाहर आता है। जब वो बाहर आता है तो उसका प्रेशर क्या होता है, लो होता है। तो ये थ्रोटलिंग प्रोसेस के ड्यूरिंग जो हमारे पास एंथैल्पी है वो कांस्टेंट रहती है। एंथैल्पी को हम H से डिनोट करते हैं जो किसके इक्वल होती है, U प्लस PV। इसको हीट फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ये किसी भी सिस्टम का हीट कंटेंट भी बताता है।
अब हमें जो एंथैल्पी है वो 2 केसेस के अंदर स्टडी करनी है। एक तो हम करेंगे थ्रॉटलिंग प्रोसेस के अंदर, ठीक है, एक सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर थ्रॉटलिंग प्रोसेस के अंदर Q अमाउंट ऑफ हीट जो है एब्जॉर्ब हुई और वो किसके इक्वल होगी, U2 माइनस U1। ठीक, U2 माइनस U1 क्या है मेरे पास, ये है इंटरनल एनर्जी, फाइनल इंटरनल एनर्जी, और ये क्या है, इनिशियल इंटरनल एनर्जी प्लस W। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग dQ इज इक्वल टू du प्लस dW होता है। ठीक है, और थ्रॉटलिंग प्रोसेस के अंदर जो Q है वो क्या होगा, 0, क्योंकि हीट ना तो एब्जॉर्ब होगी ना रिजेक्ट होगी। तो यहाँ पर मेरे पास U2 माइनस U1 किसके इक्वल आ जाएगा, W मेरे पास किसके इक्वल होगा, यहाँ पर होगा W जो है, इसको यहीं लिखो, प्लस W किसके इक्वल होगा, P2 V2 माइनस P1 V1 इज इक्वल टू 0। तो U2 माइनस U1 इज इक्वल टू माइनस P2 V2 प्लस P1 V1 इज इक्वल टू 0। इधर लेके आओगे इसको तो U2 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू U1 प्लस P1 V1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, U प्लस PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर क्या आ गया, वही प्रूफ हो गया कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस के अंदर जो एंथैल्पी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे इसी के अंदर आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर हम एंथैल्पी को कैलकुलेट करेंगे। आइसोबारिक प्रोसेस एंथैल्पी किसके इक्वल है मेरे पास, H इज इक्वल टू U प्लस PV, यहाँ से DH किसके इक्वल होगा, DU प्लस PDV प्लस VDP, पार्शियल डेरिवेटिव किया है। आइसोबारिक प्रोसेस है तो प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है तो DP क्या आ जाएगा, 0, वैल्यू पुट करोगे तो DH इज इक्वल टू क्या आएगा, DU प्लस PDV, और DU प्लस PDV किसके इक्वल होता है, DQ के, ये पीछे भी हम कर चुके हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, DH इज इक्वल टू DQ। जो एंथैल्पी है हमारे पास सिस्टम की वो किसके इक्वल है, हीट, Q, DQ इज इक्वल टू Q, और DH क्या होगा, H2 माइनस H1। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया हमारे पास। ठीक है, कि ड्यूरिंग आइसोबारिक प्रोसेस हमारे पास जो चेंज इन एंथैल्पी है वो किसके इक्वल है, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू द हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोसेस, मतलब प्रोसेस के ड्यूरिंग जो हीट ट्रांसफर हुई है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, चेंज इन एंथैल्पी के इक्वल है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर देखो DH मेरे पास क्या होता है, अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव करूं, DU प्लस PDV प्लस VDP। ठीक है, मैंने इसको अब डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक, DU मेरे पास क्या था, DU मेरे पास था TDS माइनस PDV, याद है, किया था, मैंने किया था DQ इज इक्वल टू DU प्लस PDV। ठीक है, यहाँ से DU की वैल्यू निकाली थी, क्या आई थी, DQ माइनस PDV, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग TDS इज इक्वल टू DQ के इक्वल होता है माइनस PDV, और ये किसके इक्वल आ रहा है, DU के। ये वैल्यू जो है मैंने इसके अंदर पुट की है। ठीक है, तो DH मेरे पास क्या आ जाएगा, DH आ जाएगा, DU की जगह पुट कर सकती हूँ मैं, TDS माइनस PDV प्लस PDV प्लस VDP। ठीक है, PDV से PDV कैंसिल हो जाएगा, DH मेरे पास क्या आ गया, TDS प्लस VDP। ये डिफरेंशियल फॉर्म आ गई एंथैल्पी की जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे जब थर्मोडायनेमिकल रिलेशन यूज़ करेंगे हम तो ये डिफरेंशियल फॉर्म्स यूज़ करते हैं। ठीक, इज हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी क्या है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, इन एनर्जी यूनिट्स, जो कभी भी इंक्रीज नहीं होगी उस प्रोसेस के ड्यूरिंग जो आइसोथर्मल हो और एज वेल एज आइसोवॉल्यूमिक हो। मतलब आइसोथर्मल और आइसोवॉल्यूमिक या आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर जो हमारे पास हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है वो कभी भी इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, या तो लेस देन 0 होगी या इक्वल टू 0 होगी, लेकिन उससे ग्रेटर नहीं होगी। ठीक, तो F को हम लिखते हैं F इज इक्वल टू U माइनस TS। F क्या है, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है, U हमारे पास क्या है, इंटरनल एनर्जी, T टेम्परेचर है, और S क्या है, एंट्रोपी है। हम क्या करते हैं, हम एक सिस्टम कंसीडर करते हैं जो थर्मल इक्विलिब्रियम में है,
विद सराउंडिंग, मतलब जो सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो क्या है, कांस्टेंट है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब यही हुआ। सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी, गेन होगा। सिस्टम की एंट्रोपी में ds ले लिया, ठीक है, गेन इन एंट्रोपी, क्योंकि सिस्टम जो है वो हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब किया उसने, तो गेन इन एंट्रोपी होगा। सराउंडिंग की जो एंट्रोपी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि उसके अंदर क्या है, हीट क्या हुई है, लूज हुई है। तो लॉस इन एंट्रोपी क्या होगा मेरे पास, ds डैश, जो किसके इक्वल होगा, माइनस dq/t के। और प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी के अकॉर्डिंग जो एंट्रोपी है यूनिवर्स की वो हमेशा इंक्रीज होती रहती है। ये हम पढ़ चुके हैं पीछे, ठीक है, जब थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट के अंदर एंट्रोपी का टॉपिक किया था। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, dq/t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्या आएगा, TdS माइनस dq ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँ, TdS माइनस dq को क्या लिख सकती हूँ, du प्लस PdV ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, TdS माइनस du ग्रेटर देन इक्वल टू PdV, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, d ऑफ TS माइनस u ग्रेटर देन इक्वल टू PdV लिख सकती हूँ। देखो इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, पहले t तो कांस्टेंट ही है, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो पहले TdS आएगा, ठीक, माइनस इसका करोगे तो du आएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब मैंने क्या कहा कि हमारे पास जो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है वो कभी भी इंक्रीज नहीं होगी ड्यूरिंग अ प्रोसेस। प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, आइसोवॉल्यूमिक और आइसोथर्मल तो हमने ली हुई थी, टेम्परेचर कांस्टेंट लिया हुआ है। तो आइसोवॉल्यूमिक का मतलब dV वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो dV क्या होगा, 0। तो यहाँ से d ऑफ TS माइनस u क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और u माइनस TS क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। और यही हमने प्रूफ करना था कि जो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है वो कभी भी इंक्रीज नहीं होती ड्यूरिंग अ प्रोसेस आइसोथर्मल एज वेल एज आइसोवॉल्यूमिक, ठीक है। इसकी डिफरेंशियल फॉर्म भी लिख सकते हैं। डिफरेंशियल फॉर्म हम कैसे लिखेंगे, dF इज इक्वल टू du माइनस TdS माइनस SDT, यही लिखेंगे, ठीक है। और du मेरे पास क्या था, du मेरे पास क्या था, TdS माइनस PdV, पहले भी कर चुके हैं। ये वैल्यू जब इसके अंदर पुट करोगे तो क्या आएगा, TdS माइनस PdV माइनस TdS माइनस SDT, ठीक है। TdS से TdS कैंसिल, और dF मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस PdV माइनस SDT, ठीक है। और इसके साथ साथ ही जो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है इसका हमारे पास फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि ये हमें यूजफुल वर्क देता है किसी भी क्लोज्ड सिस्टम के अंदर, जो क्या हो, किस पर हो, कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो। नेक्स्ट इज गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है इन एनर्जी यूनिट्स विच नेवर इंक्रीजेस ड्यूरिंग अ प्रोसेस विच इज आइसोथर्मल एज वेल एज आइसोबारिक। उसके अंदर हेल्महोल्ट्ज फंक्शन के अंदर, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के अंदर, उसके अंदर जो पीछे टॉपिक किया हमने हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, उसके अंदर आइसोवॉल्यूमिक था, इसके अंदर क्या है, आइसोबारिक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं G से, G किसके इक्वल है, U प्लस PV माइनस TS, ठीक है। अब हमें इसको प्रूव करना है कि आइसोबारिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमारे पास ये कभी भी इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है, या तो लेस देन 0 होगी या इक्वल टू 0 होगी, लेकिन ग्रेटर देन 0 नहीं होगी। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ करने के लिए अभी हमने पीछे किया था d ऑफ TS माइनस U ग्रेटर देन इक्वल टू PdV किया था, ठीक है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के अंदर। तो यहाँ से क्या आएगा, d ऑफ TS माइनस U ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको मैं ये लिख सकती हूँ d ऑफ PV लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव PdV प्लस VdP आएगा, आइसोबारिक है तो वो टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और इसको फिर मैं ऐसे लिख सकती हूँ d ऑफ TS माइनस U, इसको मैं इधर ले आऊँ, माइनस में हो जाएगा, माइनस PV ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ माइनस साइन तो क्या आएगा, U पॉजिटिव, PV पॉजिटिव, और TS क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और वो क्या आ जाएगा, लेस देन 0। यही हमें प्रूफ करना था, d ऑफ G क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। यही प्रूफ करना था ना।
बारीक प्रोसेस लिया है मैंने, क्योंकि डीपी को मैंने यहाँ क्या ले लिया था, 0 ले लिया था। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि जो मेरे पास गिब्स फ्री एनर्जी है वो कभी भी इंक्रीज नहीं होगी आइसोथर्मल एज वेल एज आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर। ठीक है, आप डिफरेंशियल फॉर्म लिखें अगर हम इसकी, तो डी एच क्या आएगा, डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, यही है। तो डी एच डी यू क्या लिख सकते हैं हम, टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। ठीक है, टी डी एस से टी डी एस कैंसिल हो जाएगा, पी डी वी से पी डी वी कैंसिल हो जाएगा, तो डी एच मेरे पास क्या आएगा, वी डी पी माइनस एस डी टी। ये मेरे पास डिफरेंशियल फॉर्म आ गई गिब्स फ्री एनर्जी की। This is all about the Maxwell thermodynamical relation and thermodynamical function. In our next lecture, we will derive the Maxwell thermodynamical relation using these thermodynamical functions. Thank you.